लेकिन तभी हमारा एमसी उल्टा उससे पूछने लगता है कि क्या उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो आज जीत जाता है तो। ये सुनते ही डायरेक्टर के तो होश उड़ गए और वो दंग रह गया। कॉन्टिंग कहता है कि अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ और सब ले जाओ। काल मुस्कुराकर बोलता है कि भाई ये खेल तो अब असली मजेदार होता जा रहा है, और वो कहता है कि दोस्तों ये तमाशा अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अब ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं, जहाँ हमारा एमसी बोलता है कि जल्दी बता अब इसका फैसला कैसे करना है। फिर हम देखते हैं एक शानदार ऑफिस जहाँ चिंगशिया सोफे पर बैठा है। वो एमसी से कहता है कि भाई मुझे लगा था तुम में सिर्फ दम है, सिर्फ पहले नंबर पर आने का, पर तुमने तो हद ही कर दी। लेकिन तुमने तो यहाँ पूरा का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया है। इतने कमाल के पॉइंट्स लाए हो कि सारे पुराने रिकॉर्ड ही चकनाचूर हो गए। वो कहता है कि भाई अब तो हर जगह सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया की नजरें उसके हर एक कदम पर टिकी हुई हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने कितना बड़ा फैसला लिया था। वो खुद पर नाज कर रहा था कि उसने एक असली हीरे को चुना है। देखो भाई, वो उसका साथ देने का पक्का फैसला करता है और चैन से कहता है कि चैन को वो सारे पैसे वापस लौटाने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो पूरे 15 लाख रुपए की बात कर रहा था और साफ बोल देता है कि वो इन पैसों को बस अपनी तरक्की के लिए एक छोटा सा सहारा ही समझ ले। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल अलग मिट्टी का बना है। वो ऊपर देखता है, अपनी ठंडी नजरों से देखते हुए वो इस पेशकश को तुरंत ठुकरा देता है। वो इस बात पर अड़ा रहता है कि कर्ज तो आखिर कर्ज ही होता है भाई, और वो साफ कह देता है कि उसे ये उधार हर हाल में चुकाना ही होगा। फिर वो समझाता है कि वो आज यहाँ सिर्फ 2 जरूरी बातें करने आया है। चिंगशी को ये 2 खास बातें बताना उसके लिए बहुत जरूरी था। पहली बात तो पैसे लौटाने की आखिरी तारीख को लेकर थी। वो चिंगशिया से गुजारिश करता है कि उसे बस 1 हफ्ते का वक्त और दे दे। वो बताता है कि ग्रेजुएशन के इम्तिहान का नतीजा थोड़ा अलग रहा, क्योंकि वहाँ 2 लोग बराबरी पर आ गए थे, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। उसे जितनी उम्मीद थी उससे पूरे 5 लाख रुपए कम मिल पाए हैं। जितना उसने सोचा था पैसा उतना नहीं मिला। तभी वो एक राज खोलता है कि अब उसका दूसरे चैंपियन के साथ आमने सामने एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसके बाद ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि असली विजेता कौन है। अब कहानी सीधा 1 हफ्ते बाद की है, जहां हम एक खतरनाक डेविल की गुफा के पास हैं। स्कूल के बाहर वाली इस गुफा को देखकर चिंगजिया बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वो बेचारा हैरान है और पूछता है कि क्या ये दोनों सच में वहां जा रहे हैं। क्या ये 2 मामूली बच्चे सच में उस भटकती हुई डेविल की गुफा में घुसने वाले हैं। वो उन्हें चेतावनी देता है कि उन दोनों में से किसी के पास भी कोई तजुर्बा नहीं है। उन्होंने किसी बड़े गिल्ड से कोई खास सीख या तैयारी नहीं ली है, और बिना किसी सीख के वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन हमारा एमसी यानी चियन कहता है कि भाई तू इतनी फिक्र मत कर। वो डंके की चोट पर कहता है कि जैसे ही वो अगले हफ्ते का मुकाबला जीत जाएगा, उस आखिरी मुकाबले के बाद उसे अपने बचे हुए पूरे पैसे मिल जाएंगे। वो पूरे 5 लाख लेकर ही रहेगा, और साथ ही वो एक बड़ा सौदा भी करता है। वो कहता है कि गुफा से जो भी कीमती सामान उसके हाथ लगेगा वो चिंगजिया को दे देगा। वो उस गुफा से सारा माल निकाल कर लाएगा और उसे साफ साफ कह देता है कि वो इस सामान को उस 1 हफ्ते की मोहलत का ब्याज समझ कर रख ले। 1 हफ्ते का जो वक्त बढ़ाया है उसका ये बदला है। चिंगजिया उसे घूरता रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इस लड़के के चेहरे पर तो डर का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा। वो इतनी खतरनाक गुफा में जा रहा है, पर उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, बल्कि उल्टा वो तो इसे एक मौके की तरह देख रहा है। वो बेचारा अपने कर्जे और उसके ब्याज के बारे में ही सोच रहा था। तभी चैन अपना ग्लास नीचे रखता है और बताता है कि उसके यहाँ आने की एक और बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में वो आज खास तौर पर बात करने आया है। और ये बात उस पुराने कर्जे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारा एमसी चिंगजिया उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। चैन उसे वो राज की बात बताता है और फिर चिंग एकदम से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। अब सीन बदलता है 17 जून की दोपहर को किंगशुई मिडिल स्कूल में, जहां सी स्कूल के फटक से बाहर निकल रही होती है। वो खुशी में अंगड़ाई लेती है और चिल्लाती है कि आखिरकार सारे एग्जाम्स खत्म हो गए भाई, और अब से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। चलते चलते वो अपना फोन निकालकर चेक करती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी वो एक जगह रुक जाती है और उसकी नजरें अपने फोन के वॉलपेपर पर ठहर जाती हैं, जिसे देखकर वो थोड़ी भावुक हो जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ हम एक प्यारी सी फोटो देखते हैं जिसमें वो और चैन साथ में बहुत खुश दिख रहे हैं। उसे अचानक याद आता है कि आज का दिन उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज ही के दिन उसके भाई का ग्रेजुएशन वाला इम्तिहान होने वाला है। तभी वो 4 साल पुरानी यादों में पूरी तरह खो जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब हमारा एमसी चैन छोटा था और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। वो हंस रहा था और उसके हाथ में नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। भाई, उसके लिए ये पल किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। उसने बड़ी उत्साह के साथ अपनी बहन को बताया कि उसके शरीर में एलिमेंटल शक्तियां मिली हैं और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए चुन लिया है। तब उसकी छोटी बहन ने मासूमियत से एक सवाल पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि वो भी अब एक बहुत बड़ा अवेकनर बनने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मम्मी और पापा हुआ करते थे।
चेन ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि अब वो किसी बड़े गिल्ड में शामिल हो जाएगा, जहां वो ढेर सारा पैसा कमाकर अपनी किस्मत चमका देगा। उसने वादा किया कि वो अपनी बहन को हर दुख से दूर रखेगा और बेहतरीन जिंदगी देगा। लेकिन उसके दिमाग में एक और बहुत बड़ा मकसद चल रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद वो उस कड़वी सच्चाई का पता लगा पाए, जिनकी वजह से उसके मम्मी पापा अचानक हमेशा के लिए गायब हो गए थे। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि भाई तू तो कमाल है। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो पक्का एक दिन बहुत बड़ा और जबरदस्त अवेकनर बनकर दिखाएगा। लेकिन अब ये यादें थोड़ी कड़वी लगने लगी हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले की बात है जब उसने ठंडी आ भरते हुए कहा था कि वो अब सीनियर बन चुका है, लेकिन अब तक उसके अंदर की पावर्स क्यों नहीं जागी। वो यही सोच रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद से कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस उसे थोड़ा और जोर लगाना होगा और लगातार जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सी को याद आता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद से ही उसके भाई ने बाकी सबसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उस दिन की पुरानी तस्वीर को देखते हुए वो सोचने लगती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर में वही एक अकेला बचा था जो अवेकनर बनने में नाकाम रहा। और ये बात उसे काफी चुभती है। वो सोच रही है कि जब हमारे एमसी ने अपने आसपास सबको एक एक करके अपनी शक्तियां पाते हुए देखा होगा तो उसे अंदर ही अंदर कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन उसने कभी भी अपना ये दर्द अपनी बहन के सामने जाहिर नहीं होने दिया। अरे तभी झुआंग नाम का एक लड़का तेजी से भागते हुए आता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसने ये बड़ी खबर सुनी है कि इस साल यूनिवर्सिटी ने 2 बड़े ही उस्ताद बंदे तैयार किए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को लीड करके पूरे के पूरे नंबर हासिल किए। फिर झुओतोंग बताता है कि गिल्ड अलायंस के बड़े साहब ने उनसे खुद मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी काफी तारीफ की है। भाई सच में ये उनके लिए बहुत बड़ा और गर्व का दिन है। वो कहता है कि अब हमारे पूरे इलाके का नाम हर जगह रोशन होगा और उससे पूछता है कि क्या उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन बेचारी सी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। तभी वहाँ एक गुलाबी बालों वाला जिन डुओ से ना टपकता है और सी उनको देखकर बड़ी ही प्यारी सी हंसी बिखेरता है। वो बताता है कि उसने जिपिंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक खास कमरा बुक किया है और पूछता है कि क्या वो निकल पाएगी। रात के 8 बजे का वक्त सुनकर जोंग पे एकदम हैरान रह जाती है और अपनी सहेली से बड़े हैरत से ये सवाल पूछती है कि आखिर कब से उन दोनों के बीच ये सब खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये सब देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। भाई उसे तो स्कूल की स्टार लड़की के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन सी यहाँ बिल्कुल खामोश खड़ी है और काफी परेशान लग रही है। उसको वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अचानक वहां से पूरी रफ्तार में भाग निकली। वो जितनी तेजी से हो सके वहां से निकल गई और वो लड़का बस उसे जाते हुए देखता रह गया। जोंग थोंग हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर ये इतनी रफ्तार में क्यों जा रही है। अरे यार, सी के दिमाग में तो वही बातें चल रही हैं कि कैसे उस साथ पढ़ने वाले बच्चे तो खबरों में छा रहे हैं, लेकिन बेचारी का भाई अब तक अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाया है। वो बेचारी अंदर ही अंदर रो रही है, क्योंकि ये सब देखकर उसका दिल बैठा जा रहा है। उसने सोचा कि अब रोने का वक्त नहीं है और जल्दी से घर निकलने का फैसला किया, ताकि वो घर जाकर अपने भाई के लिए मजेदार खाना बनाए और उसका मूड ठीक कर सके। फिर 17 जून की रात को जब वो अपने उस छोटे से किराए के कमरे में पहुंचे तो हमारा एमसी वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। मेज पर इतना सारा पकवान देखकर वो यान से सवाल करने लगा। उसने पूछा कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ बनाने का वक्त उसे मिला कैसे। ऊपर से ये गर्मा गर्म हॉटपॉट की खुशबू तो वाकई कमाल की थी। फिर दोनों साथ बैठ गए और हमारा एमसी बड़े मजे से खाना खाने लगा। तभी वहां सामने चल रही शाम की खबरों में कुछ ऐसा दिखा। तो भाई कहानी शुरू होती है रिपोर्टर के इस बड़े ऐलान से कि डॉनसन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में आज बहुत बड़ी हुलचल मची हुई है, क्योंकि वहां की ग्रेजुएशन का आखिरी पड़ाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज सुबह ही लड़ाई भिड़ाई वाला कॉम्बैट असेसमेंट पूरा हुआ, जहां वाइस चेयरमैन कार्ल कैंडेनिश खुद वहां मौजूद थे और सब पर नजर रख रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद होकर सारे बच्चों से बड़े ही प्यार से मुलाकात की। इधर शॉन अपने भाई को खाना खाते हुए बड़े गौर से देख रही है। उसे लग रहा है कि उसका भाई बस जबरदस्ती खुश होने का नाटक कर रहा है। वो फिर से खुद को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असेसमेंट में हार जाना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन भाई हमारा ये बंदा अपने चेहरे पर दुख का एक कतरा भी नहीं आने दे रहा। न्यूज में आगे बताया जाता है कि नतीजा निकल चुका है और बताया गया कि इस बार के असेसमेंट का नतीजा बड़ा ही अनोखा निकला है। ऐसा मौका बहुत कम आता है जब 2 लोग एक साथ चैंपियन बन जाए। इन 2 जुड़वा जीनियस बच्चों ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। रिपोर्टर के मुताबिक इन दोनों होनहार बच्चों ने अपनी टीम्स को सबसे आगे रखा। दोनों ने ही पूरे के पूरे नंबर हासिल किए हैं और तभी वाइस चेयरमैन कार्ल कैंडिश ने खास तौर पर उनमें से एक लीडर की बहुत ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने उसकी काबिलियत को सबके सामने सराहा और अब रिपोर्टर सबके सामने उस किस्मत वाले स्टूडेंट का नाम बताने जा रही है। अरे भाई, सीन की बात सुनते ही यान को एक जोर का झटका लगता है और वो फौरन टीवी की तरफ देखने लगती है। उसका ध्यान पूरी तरह से टीवी स्क्रीन पर ही जम गया है और वो हैरान है
उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसने अभी क्या सुना है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में माहौल काफी गर्म है, जहां गोंगलिन एक बहुत बड़े मछलियों के टैंक के सामने खड़ा हुआ है। वो वहां चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपने बेटे के लिए पूरा मैदान सजा कर रखा था। उसने तो इतने सारे लोगों को सिर्फ उसकी जीत का तमाशा देखने के लिए बुलाया था, मगर अफसोस उसके बेटे ने पूरे खेल का कबाड़ा कर दिया और मौका गवा दिया। अब वो अपने बेटे पर गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो रहा है। वो चिल्लाकर कहता है कि तू जीतने के बजाय उल्टा हार कर आ गया है, वो भी एक ऐसे अने बायने लड़के से जिसे कोई जानता तक नहीं। गोंगलिन उसे साफ कह देता है कि आज के बाद से वो अपने खुद के फैसले नहीं लेगा, क्योंकि अब उसके बाप ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। उसने 1 हफ्ते बाद होने वाली कॉम्बैट टाई ब्रेकर के लिए पहले से ही सब तय कर दिया है, और क्योंकि गोंगटिंग खुद से कुछ उखाड़ नहीं पाया और नाकामयाब रहा, इसलिए अब उसका बाप मैदान में उतरेगा उसकी गलती सुधारने के लिए। गोंगलिन पूरे गुस्से में चीख कर ये आखिरी फैसला सुना देता है। भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम तो हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि पहले नंबर वाली जगह पर सिर्फ एक ही खानदान का हक हो सकता है, और वो है हमारा गोंग परिवार। तभी टीवी पर अचानक से काल दिखने लगता है। कैवेंडिश स्क्रीन पर आकर बार बार वही बातें दोहराने लगता है। वो उस होनहार लड़के की तारीफों के पुल बांध रहा था, जिसने सब संभाला, जिसने अपनी पूरी टीम को इतने बेहतरीन नंबर दिलवाए कि सब देखते रह गए। वो कहता है कि जो खेल उसने दिखाया वो सच में कमाल का था। वो काफी हैरान था और चाहता है कि देश में ऐसे ही हीरे पैदा होते रहें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही जबरदस्त खिलाड़ी सामने आते रहें। ये सब देखकर यान की उंगलियां कांपने लगती हैं और वो टीवी की तरफ इशारा करती है। वो टीवी को देखते हुए अपने भाई से बड़े हैरान होकर पूछती है कि क्या ये वही सेचेन है जिसके बारे में ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं? क्या ये सच में तुम ही हो? तभी चेन बड़े सुकून से ऊपर देखता है। उसका मुंह चावल से भरा हुआ था और वो बड़े आराम से हाँ बोल देता है। ये सुनते ही बेचारी यान के होश उड़ जाते हैं और उसे गहरा झटका लगता है। उसके हाथ से चम्मच छूटकर जोर से सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और वो बस थगी सी रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसका भाई तो असली वाला उस्ताद निकला, जिसने अकेले ही बाजी पलट दी। एमसी ने ना सिर्फ अपनी टीम को पूरे नंबर दिलवाए, बल्कि उसने एक और बड़ा काम कर दिया। उसे गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन से खुद मिलने का और तारीफ पाने का मौका मिला। अरे भाई, इतने बड़े आदमी से शाउट आउट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जब वो दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं तो शियान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो गर्व के साथ एमसी की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। वो उसे कहती है कि देखो, आखिरकार तुमने सच में सबको पीछे छोड़ दिया है। एमसी ने वाकई मेहनत करके सबसे ऊपर अपनी जगह बना ली थी। एमसी थोड़ी देर के लिए खाना रोक देता है और हैरानी से अपनी बहन को देखता है। उसके चेहरे पर थोड़े हैरानी वाले भाव होते हैं, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर उसी रात हम देखते हैं कि एक शानदार रेस्टोरेंट में नजारा कुछ अलग है। कार्ल कैवेंडिश वहाँ एकदम कूल लाल रंग की शर्ट पहनकर बैठा हुआ है। वो वहाँ बैठकर बहुत ही महंगा और प्रीमियम खाना एंजॉय कर रहा है। खाना खाते वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि भाई, इस प्रीमियम वग्यू बीफ के स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ काइट की तरफ नजरें घुमाता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हारे साइड पर काम कहाँ तक पहुंचा है? काइट तुरंत एक टैबलेट टेबल पर काल की तरफ आगे बढ़ा देती है। वो बताती है कि ये रही सारी रिपोर्ट और जानकारी जो हमें चाहिए थी। जितनी भी जानकारी अब तक इकट्ठा हुई है वो सब यहाँ है। उस मेज पर एक बड़ा ही रहस्यमय लिफाफा रखा है जिसपे द डिवावरर लिखा है। काइट बताती है कि पिछले पूरे 1 साल से इसने अपना कोई निशान तक नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे हमारी भनक पहले ही लग गई हो। काल उसकी इतनी ज्यादा मेहनत देखकर उसे कहता है कि पहले तुम आराम से बैठकर ये बोटी खाओ। पर काइट बताती है कि एक और जरूरी बात है जिस पर उसने अभी हाल ही में गौर किया है। वो एक ऐसे शक्की बंदे पर नजर रख रही थी जिसने थोड़े वक्त पहले ही काल से मुलाकात की थी। वो बताती है कि उस बंदे की ताकत जिस तेजी से इतने कम वक्त में बढ़ी है वो बिल्कुल अजीब लग रही है। अरे भाई, दूसरी तरफ उस जादुई मीनार के अंदर हमारा एमसी उस पहली मंजिल के सुनसान और बंजर इलाके में खड़ा है। उसे यहाँ दुश्मनों से भिड़ते हुए आधा महीना बीत गया है और इस सुनसान जगह की धूल चटाते हुए उसे पहली मंजिल पर आधा महीना गुजर चुका है। और इतनी रगड़ा पट्टी के बाद अब वो लगभग, अरे भाई, हमारे एमसी ने इस फ्लोर के हर एक मॉन्स्टर को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया है। अब वो लेवल 17 का बिजली वाला खतरनाक लाइटनिंग असैसिन बन चुका है। उसकी स्टेटस विंडो साफ दिखा रही है कि उसने 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी वाले माहौल में लड़ने की पूरी तरह से आदत डाल ली है। तभी अचानक सिस्टम से एक खबर आती है कि उसकी क्लास की काबिले तारीफ ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन वाली इम्तिहान की लड़ाई खत्म हुई, उसकी लाइटनिंग असासिन वाली क्लास को एक नया स्टार मिल गया, जिसका सीधा मतलब ये है कि उसकी चारों क्लासेस में से कोई भी अभी तक अपनी आखिरी हद तक नहीं पहुंची है। फिर वो फैसला करता है कि वो इस नए स्टार का इस्तेमाल असासिन के लिए सबसे जरूरी चीज को बढ़ाने में करेगा, जो कि है उसकी रफ्तार। स्क्रीन पर स्पीड वाला हिस्सा एकदम से चमक उठता है और वो सीधा 740 के लेवल पर पहुंच जाती है। वो मन में सोचता है कि भाई, सिर्फ मेरी रफ्तार ही इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं किसी बड़े ए रैंक वाले असासिन के बराबर खड़ा हूं।
तभी चैन मैदान में नजर घुमाता है जहां कुछ चमकीली बैंगनी रंग की शेरनियां शिकार की तलाश में घूम रही हैं। उसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है और ऊपर की ऊंचाई से कोई उस पर नजर रखे हुए है। वहां ऊपर और कोई नहीं बल्कि लायन किंग लॉर्ड खड़ा है और हमारा एमसी उसे घूर रहा है। एमसी को अब यह एहसास हो गया है कि वो अभी तक इस फ्लोर के मालिक को एक खरोच तक नहीं मार पाया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो खतरनाक शेरनियां अचानक उसकी तरफ झपट पड़ती हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर हमारा एमसी फौरन अपनी एक तगड़ी स्किल एक्टिवेट कर लेता है। इस स्किल का नाम डिवाइन फ्लैश है और इसके साथ ही हर तरफ बिजली की कड़क गूंजने लगती है। बिजली की उस तेज रफ्तार के साथ वो मैदान में इतनी तेजी से निकलता है कि किसी को नजर ही नहीं आता। वो फौरन दुश्मन के करीब पहुंचता है और पूरे दम के साथ वार करने की कोशिश करता है। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर है कि किसी भी तरह सीधा उस लायन किंग लॉर्ड की बैंड बजा सके। लेकिन भाई जैसे ही उसे कोई मौका मिलता है या दुश्मन की कोई कमजोरी दिखती है और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो दरिंदा अचानक से कुछ अजीब करता है। वो एक पल में वहां से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ खड़ी शेरनी के पास जा खड़ा होता है। जो शेरनी उससे सबसे ज्यादा दूर थी ये अचानक वहां पहुंच गया और हमारा एमसी देखता ही रह गया। हमारे एमसी ने गौर किया कि ये दुश्मन हालात के हिसाब से अपनी जगह बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो वक्त देखकर अपनी पोजीशन तो बदल लेते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उनका जो घेरने का तरीका है वो हर बार की तरह बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि हर बार दो शेरनियां सामने से उस पर टूट पड़ती हैं। दो शेरनियां तो उससे बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में उलझा कर रखती हैं, जबकि बाकी की दो शेरनियां थोड़ी दूरी बनाकर बस सही मौके का इंतजार करती हैं। वो बस दूसरी तरफ रुककर तमाशा देखती हैं और लायन किंग सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। भाई ये तो हमेशा उससे कोसों दूर ही रहता है और लॉर्ड होने के नाते भी ये बंदा कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता। अब हमारा एमसी सोचने लगता है कि आखिर इस लायन किंग की असली क्लास क्या है। तभी ये एक लायनेस उसकी तरफ झपटती है, मगर जैसे ही एमसी अपनी ताकत दिखाता है और उसे ढेर करने की कोशिश करता है तो वो एक पल में वहां से गायब हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि जब भी वो किसी लायनेस को खत्म करना चाहता है तब वो अचानक गायब होकर सीधा वहीं प्रकट हो जाती है जहां वो लायन किंग खड़ा था। फिर जैसे ही एमसी रुकता है तो दूसरी लायनेस उसे उकसाने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो उस पर हमला करे। अब हमारा हीरो गौर करता है कि ये लोग कितने सही तरीके से अपना घेरा बनाए हुए हैं और इनका तालमेल तो देखो बिल्कुल जबरदस्त है। ये तो उस पर बिना रुके हमले करके उसे थका रहे हैं, उसके खिलाफ एक जाल बुन लिया है। अब हमारा चैन बुरी तरह हाँप रहा है और उस लॉर्ड की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार ये बंदा तो बस मेरे मजे ले रहा है और मुझे खिलौना समझ रखा है। लेकिन तभी अचानक उसे एक बात समझ आती है। अरे यार एमसी के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर वो ये सब कर क्या रहा है। वो सोचता है कि इन दुश्मनों की रफ्तार का मुकाबला करने की भला क्या जरूरत है। जब उसे लगता है कि ये लोग उससे सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो एमसी फैसला करता है कि अब इनकी थुकाई करने के लिए उसे अपनी मेज ग्लास वाली शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो भाई, तभी उसके पूरे शरीर से एक नीली रोशनी फटकर निकलती है और हमारा एमसी यहाँ अपनी क्लास को बदलना शुरू कर देता है। सिस्टम फौरन बताता है कि क्लास बदलने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब चैन हमारे सामने एक नए रूप में खड़ा दिखता है। वो अब बन चुका है लेवल 17 का भयंकर फ्रॉस्टबोन स्केलेटन किंग, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वो मैदान के काफी ऊपर हवा में उड़ने लगता है और वहां से हमला शुरू करता है। वो अपने आइस बोन स्पाइक से बर्फ की कांच जैसी तेज तलवारें नीचे फेंकने लगता है। ये बर्फ के गोले नीचे खड़े लोगों पर गिरते हैं और वो डर के मारे भागने लगते हैं। इस अचानक आए बर्फ के तूफान ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। चैन बड़े ही सुकून से ऊपर से सब देख रहा है और समझ जाता है कि भले ही मेज क्लास वाले लोग पास की लड़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन दूर से दुश्मन की बैंड बजाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। देखो भाई, हमारा एमसी उन सबको थका रहा है और पूरे मैदान को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर वो अपने खतरनाक आइस बोन स्पाइक का रुख सीधा उस लायन किंग की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तभी वो सारे एक काले पोर्टल के अंदर घुसकर अचानक गायब हो जाते हैं और वो किसी दूसरी जगह पर निकलते हैं। मगर ध्यान से देखो दोस्तों, वो जिस नई जगह पर पहुंचे हैं वहां का हाल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो जगह भी पहले से ही उस आइस बोन स्पाइक के तूफान से घिरी हुई है। चैन अपना बर्फ से ढका हुआ हाथ हवा में उठाता है और साफ कह देता है कि अब उनके छुपने के लिए कोई भी कोना नहीं बचा है। फिर वो अपनी ताकत से एक बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ बर्फ की ऊर्जा से भरा गोला निकालता है, जिसे मैसिव आइस बर्स्ट बॉम्ब कहते हैं। वो बॉम्ब उन शेरों के ऊपर किसी कयामत की तरह मंडराने लगता है। देखने में तो वो बिल्कुल एक छोटे से जमे हुए चांद जैसा लग रहा है। शेरों की तो अब हालत खराब हो गई है, क्योंकि अब कहीं भागने का रास्ता ही नहीं है। एमसी बिना वक्त गवाए उस आइस बर्स्ट बॉम्ब को सीधा उनकी तरफ फेंक देता है और वो लायन किंग बेचारा अपनी आखिरी उम्मीद में एक बार जोर से दहाड़ता है। जैसे ही वो बॉम्ब उनसे टकराता है,
वहाँ एक भयानक धमाका होता है। वो बॉम्ब फटते ही हर तरफ ऐसी आग उगलता है कि पूरी जगह नीली और सफेद रोशनी के साथ चकाचौंध हो जाती है। चारों तरफ एकदम तेज रोशनी फैल जाती है और जैसे ही रोशनी हल्की होती है तो हम देखते हैं कि सारे शेर बर्फ के खंभों में जमकर पत्थर बन चुके हैं। अब हमारा एमसी फिर से अपनी क्लास बदलता है और खुद को ढाल लेता है अपने लेवल 17 वाले खतरनाक परगटोरी रासा रूप में। उसके चारों तरफ ताकत का एक बावंदर घूमने लगता है और जैसे ही वो अपना आखिरी और सबसे जोरदार हमला करने की तैयारी करता है, वो साफ कह देता है कि इस डेविल टावर की पहली मंजिल की लड़ाई बस अब इसी पल पूरी तरह खत्म होने वाली है। वो अपनी ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक हाइपर मोड को चालू कर देता है, जो उन जमे हुए शेरों को मसल कर रख देती है और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते उन शेरनियों का शरीर मिट्टी में मिलने लगता है और वहां पर बस उस बड़े राजा का शरीर ही बचा रह जाता है। इसी के साथ सेन का लेवल एकदम से उछलकर सीधा 24 पर पहुंच जाता है। इतनी बड़ी छलांग के साथ उसे काफी कमाल का लूट का सामान भी मिलता है, जिसमें उसे 4 फैंटम स्पिरिट लाइन की हड्डियां हाथ लगती हैं और साथ ही एक बहुत ही अनोखा फैंटम स्पिरिट लाइन का दिल भी मिल जाता है। फिर वो नीचे उस बैंगनी रंग के शेर की बची कुची लाश को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुकी थी। देखो भाई, सिस्टम ने साफ इशारा कर दिया है कि अब इसे निगलने का वक्त आ गया है और हमारा एमसी पूरी तरह तैयार है। वो इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो सही मायने में ये जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सी क्लास का है, और इसके लिए वो अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फिर वो शक्तियां निकालने का काम शुरू करता है। और जैसे ही वो उसे पूरा खा जाता है, तभी उसके सामने एक चमकता हुआ क्लास कार्ड निकल कर आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये फैंटम स्पिरिट लाइन किंग कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये असलियत में लेवल 17 का एक खतरनाक स्टार दुश्मन था, जो कि एक बीस्ट मास्टर था और इसके पास जानवरों को काबू करने जैसी अनोखी शक्तियां थी। इसके पास बीस्ट बाइंडिंग और एस्ट्रल स्पिरिट जैसी बहुत सारी कमाल की खूबियां भरी हुई थी। इसमें एस्ट्रल ऑर्बिट जंप भी शामिल था। और तभी हमारा एमसी यानी सेन उस कार्ड को हैरानी से तकने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसके सामने एक ऐसी क्लास आ गई है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसे ये बात पूरी तरह समझ में आ जाती है कि आखिर वो बॉस क्यों उससे कभी सामने से पंगा नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ताकत और खूबियां उतनी लाजवाब नहीं थी, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वो सिर्फ उन्हीं जानवरों के भरोसे था जिनसे उसने जबरदस्ती सौदा किया हुआ था। वो सिर्फ उन्हीं के जरिए हमला कर सकता था। और तभी एमसी सोचने लगता है कि ये एस्ट्रल ऑर्बिट जंप वाली जगह बदलने की शक्ति असल में उसके बहुत ज्यादा काम आ सकती है और ये काफी जरूरी है। उसे अब एहसास होता है कि वो जबरदस्ती किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है। इन दरिंदे बीस्ट्स को काबू करना आसान नहीं है, क्योंकि इन पर दबदबा बनाना बहुत जरूरी होता है। इन पर खौफ जमाना पड़ता है और किसी बीस्ट को अपना गुलाम बनाना या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बड़ा ही बेदर्दी वाला काम है। लेकिन तभी हमारे एमसी को इस टावर की हवा बदलती हुई महसूस होती है। टावर का माहौल ही बदल गया है और अब वो खुद को एक बहुत बड़े और सुनसान रेगिस्तान के बीच खड़ा पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या यही असली रूप है इस डेविल टावर की पहली मंजिल का। इस पूरी बंजर जमीन को देखकर हमारे हीरो को हैरानी होती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। तभी अचानक दूर कहीं से एक चमकती हुई नारंगी रोशनी आसमान को चीरते हुए निकल जाती है और देखते ही देखते दूसरी मंजिल का रास्ता आखिरकार खुल जाता है। लेकिन अंधेरे के बीच से उसे एक अजीब गुर्राहट सुनाई देती है। एक हल्की सी आवाज सुनकर सेन पीछे मुड़ता है और ध्यान से देखता है कि एक बहुत बड़ी हड्डियों के ढांचे के अंदर कुछ छुपा हुआ है। अरे भाई, ये तो एक छोटा सा प्यारा शेर का बच्चा है जिसकी आंखें गुलाबी चमक रही हैं और वो बैंगनी जादुई जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो इन जंजीरों में पूरी तरह कैद है और एमसी को हैरानी होती है कि क्या ये नन्हा शेर का बच्चा यहाँ सच में अकेला छूट गया है। अरे भाई, जब एमसी ने देखा कि ये आखिरी बचा बचा है तो वो एक पल के लिए रुका। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसने ध्यान दिया कि शेरों का राजा तो पहले ही उसके हाथों मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये नन्हा बच्चा अब तक गायब नहीं हुआ था। इसका साफ मतलब था कि इसका उस राजा के साथ कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये उस शेरों के राजा का कोई गुलाम जानवर बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो सोचने लगता है कि शायद उस भूतिया राजा ने इस बेचारे को यहाँ कैद किया था। उसे देखकर चैन बिना वक्त गवाए एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो एक झटके में उन लोहे की बेड़ियों को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरता है, चैन उसके पास जाकर बैठता है। वो उससे बड़े प्यार से कहता है कि आज से तुम बिल्कुल आजाद हो भाई। वो उसे समझाता है कि ये अंधेरी जगह तुम्हारा असली घर नहीं है। ये सब बोलते वक्त एमसी को अपना खुद का पुराना वक्त याद आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो इस तकलीफ को बहुत गहराई से समझता है। अपने साथियों को खोने का दुख कैसा होता है उसे सब पता है। घर का उजड़ जाना और अपनों से बिछड़ने का एहसास उसने खुद झेला है। फिर वो उस नन्हे बच्चे की आंखों में बड़े गौर से देखता है। अरे यार, आगे की जिंदगी बहुत अकेली होने वाली है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरह जिंदा रहना ही होगा। और तभी हमारा
हमारा एमसी वहाँ से मुड़ता है और कहता है कि अब उसका अगली मंजिल की तरफ निकलने का वक्त आ गया है ताकि वो अगले फ्लोर पर जा सके। पर तभी अचानक वहाँ एक सिस्टम का मैसेज चमकता है जिसमें लिखा था कि उसे एक खतरनाक बीस्ट के साथ दोस्ती करने का न्योता मिला है। सिस्टम बताता है कि भाई जब सामने वाला खुद आगे से ऐसी कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो ऐसे में साथ जोड़ने की उम्मीद पूरी 100% होती है और साथ ही नई ताकतें भी मिल जाती हैं। वहाँ हमारा चैन ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो पीछे उस नन्हे से शेर के बच्चे को देखता है और सिस्टम समझाता है खुद लायन किंग लियो उसके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना चाहता है और सिस्टम पूछता है कि क्या हमारा एमसी इस दोस्ती को कबूल करेगा या नहीं। तब एमसी उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो सच में उसके साथ चलना चाहता है। तभी वो नन्हा शेर का बच्चा जोर से दहाड़कर हाँ कहता है और ये देखकर इसके बाद वो आगे कहता है कि अब से वो इस शैतानी टावर की हर एक मंजिल को फतह करेगा, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए। वो उस नन्हे जानवर को पहले ही जता देता है कि हर मंजिल के साथ साथ ये मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खूंखार होते जाएंगे। वो उससे कहता है कि शायद उसे गहरी चोट लगे या फिर उसकी जान भी चली जाए, इसलिए वो पूछता है कि क्या उसने ठीक से सोच समझ लिया है पूरी तरह। ये सुनते ही वो शेर का बच्चा बिना हिचकिचाए एक और जोर की दहाड़ मारता है। अब हमारे एमसी की आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि वो सब समझ गया है और इस सौदे के लिए राजी हो जाता है। तभी अचानक सिस्टम की एक नोटिफिकेशन चमकती है जिसमें लिखा होता है कि लायन किंग लियो के साथ उनका रिश्ता अब पक्का हो गया है। सैन की स्टेटस विंडो खुलती है तो पता चलता है कि वो एक स्टार बीस्ट मास्टर बन चुका है। उसने अब नई पैसिव शक्तियां जागृत कर ली हैं जिनमें बीस्ट बाइंडिंग एस्ट्रल स्पिरिट पैक्ट और बीस्ट बाइंडिंग एस्ट्रल ऑर्बिट चम जैसे बड़े हमले हैं। वो लियो से कहता है कि अब उन्हें देखो भाई, अब दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एमसी उस छोटे से बच्चे को समझाता है कि जब वो दुश्मनों से लड़ रहा हो तो वो बस अपनी हिफाजत पर ध्यान दे। और लियो भी थोड़ी धीमी आवाज में गुर्राता है जैसे कि वो बड़े भरोसे के साथ हाँ बोल रहा हो। फिर ये दोनों उस चमकते हुए नारंगी पोर्टल के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वो दोनों उस जगह के अंदर पहुंचते हैं तो दूसरी मंजिल का नजारा देखकर हमारे एमसी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मंजर देखकर वो पूरी तरह दंग रह गया था, क्योंकि हर तरफ बस बहता हुआ खौलता लावा ही दिखाई दे रहा था। वहां से इतनी भयानक गर्मी निकल रही थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया। उस पिघले हुए आग के दरिया के बीच बस कुछ गिने चुने पत्थर ही बचे थे जो उस खतरनाक इलाके में किसी तरह टिके हुए दिख रहे थे, लेकिन वहां ढंग से खड़े होने की भी कोई पक्की जगह नहीं थी। उस झुलसा देने वाली तपिश से परेशान होकर सीएन कहता है कि यहां तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि उसे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो किसी भी पल पिघल जाएगा। उसके ठीक बगल में लियो बड़े उत्साह के साथ उस पत्थरी दीवार के किनारे जाता है और वहां से नीचे झांककर देखने की कोशिश करने लगता है। उसने उस खौलते हुए लावा को छूने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसे गर्मी का एहसास हुआ वो फौरन हवा में उछल गया। और वहीं सेन चेन सोचने लगता है कि पता नहीं इस मंजिल पर उनका सामना किससे होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक खतरनाक हमला उनकी तरफ बेहद तेजी से आया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उस पल में हमारे एमसी ने बचने की कोशिश तो जरूरी करी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक अजीब सी चीज ने पलक झपकते ही उसके शरीर के आर पार छेद कर दिया। उसे ये तक समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अगले ही वक्त वो घबराकर अपने बिस्तर पर जाग गया। वो चैन की सांस लेता है और उसे एहसास होता है कि वो बस एक झटके में वहां मारा गया था। अरे भाई, उसने तो दुश्मन की एक झलक तक नहीं देखी थी। अब वो उस दूसरी मंजिल की खौफनाक ताकत के बारे में सोच रहा है। उसे हैरानी है कि वहां इतना भयानक दुश्मन हो सकता है। तभी दूसरे कमरे से एक आवाज आती है जहां यान अपने भाई को जोर से पुकारती है। अब वो बाहर निकलकर नाश्ता करने के लिए आ जाता है। खाने की मेज पर बैठते ही वो ध्यान देता है कि अरे भाई, आज का नाश्ता तो किसी शाही दावत से कम नहीं लग रहा। तभी वो उसे याद दिलाती है कि खाने के बाद सारे बर्तन धो देना जो सिंक में पड़े हैं और फिर उन धुले हुए कपड़ों को भी धूप में डाल देना जो वॉशिंग मशीन में है, बस अगले आधे घंटे के वक्त में। उसे दरवाजे की तरफ इतनी तेजी में भागते हुए देखकर हमारा एमसी यान से पूछता है कि आखिर तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है और क्या तेरी गर्मियों की छुट्टी अब तक शुरू नहीं हुई है। बिना रुके या अपनी रफ्तार को कम किए वो बस चलती रहती है और बताती है कि वो अपने समर जॉब के काम पर जा रही है। ये सुनकर एमसी एकदम हैरान हो जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू नौकरी छोड़ सकती है, क्योंकि अब पैसे का मामला एमसी देख लेगा। लेकिन वो तभी रुकती है। वो उसकी तरफ देखकर एक पक्की मुस्कान के साथ कहती है कि जब उसका भाई इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है तो उसकी बहन भला पीछे कैसे रह सकती है। वो आगे बोलती है कि सारा दिन बस घर पर खाली बैठे रहने से अरे यार समर यहाँ पक रही है, और बोलती है कि वो अब निकल रही है। जाते जाते वो फिर से वही पुरानी रट लगाती है कि सारे बर्तन धो देना और कपड़े भी टांग देना। उसके जाने के बाद हमारा एमसी चुपचाप अपना सारा काम निपटा लेता है। काम करते वक्त वो सोचता है कि सी शुरू से ही ऐसी जिद्दी और सख्त रही है,
भाई वो देखता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो लड़की कभी हार नहीं मानती और हिम्मत से जीती है। लेकिन सच तो ये है कि इतनी बहादुर होने के बावजूद है तो वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची ही। पर पता नहीं क्यों एमसी को ऐसा एहसास होता है जैसे असली ध्यान तो वो बच्ची उसका रख रही है। वो मन ही मन खुद से कहता है कि जैसे ही स्कूल का किस्सा खत्म होगा उसे उस डीमन किंग रैट का हिसाब किताब बराबर करना होगा। उसे समझ आ जाता है कि अब वो ज्यादा वक्त तक उसके साथ नहीं रह पाएगा। सच तो ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक है जिसके लिए एमसी को असली चिंता होती है। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक जबरदस्त रास्ता सूझता है और देखते ही देखते वहां सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। अरे भाई, उसके ऊपर से लियो सीधा कूदते हुए कमरे के बीच में आ गिरता है। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरह हैरान रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सच में ड्रीमस्केप की उस भयानक दुनिया से एक बीस्ट को बुलाने में कामयाबी पाली थी। डेविल टावर के उस कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को अपने सामने देखकर वो दंग रह गया। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, लियो ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बिना रुके पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगा और हर चीज को निशाना बनाने लगा। जो भी चीज उसके सामने आ रही थी वो अपने पंजों से उसकी धज्जियां उड़ा रहा था। उसके तेज नाखूनों की जद में जो भी आया उसका बचना नामुमकिन था। सैन ये सारा हंगामा देख रहा था और उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान आया। उसने सोचा कि क्यों ना लियो को यान की रखवाली के लिए उसके पीछे भेज दिया जाए। जब वो खुद वहां नहीं होगा तब ये लियो ही उसकी हिफाजत का ध्यान रखेगा। जैसे ही यान पर कोई मुसीबत आएगी सैन को तुरंत उस बात का एहसास हो जाएगा और फिर वो बिना वक्त गवाए उसके पास मदद के लिए पहुंच सकेगा। फिर उसे याद आता है कि यान को बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव रहा है। उसने सोचा कि जब वो कुत्तों और बिल्लियों से इतना प्यार करती है तो इस शेर को भी अपना लेगी। लेकिन तभी अचानक रसोई से कुछ गिरने की बहुत जोरदार आवाज आती है। बर्तनों के टकराने की वो गूंज पूरे घर में फैल जाती है। वो तेजी से रसोई की तरफ भागता है और वहां का मंजर देखकर दंग रह जाता है। अरे भाई, लियो ने बर्तनों का जो रायता फैलाया है ना, उसे देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। इतनी भयानक तबाही को देखकर वो दबे पांव वहां से निकलने की सोचता है। वो अपने मन में बुदबुदाता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो लड़की इतना तो झेल ही लेगी। लेकिन तभी कहानी एकदम से बदल जाती है और हमें बाहर का एक टूटा फूटा सीसीटीवी दिखता है। उसके थोड़ा ही पास एक बेचारा हंटर बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। दर्द और खौफ के मारे उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। उसके जख्मों से इतनी तेजी से खून बह रहा था कि देखकर ही डर लग जाए। तभी अंधेरे से एक बहुत ही खौफनाक और डरावना राक्षस सामने निकल कर आता है। वो जख्मी आदमी इतना ज्यादा डर जाता है कि बस यही पूछता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो शैतान बिना एक पल रुके इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। उस हंटर ने मौत का वो मनहूस चेहरा एकदम अपने करीब देख लिया था। ये कलेशी मॉन्स्टर अपनी डिवाउरिंग वाली शक्ति का इस्तेमाल करके सब तबाह करने लगता है। देखते ही देखते वो उस हंटर की सारी ताकत अपने अंदर सूख लेता है। ये सब होने के बाद हमारी सी अपना काम निपटाकर वहीं पास से गुजर रही होती है। वो चैन की सांस लेती है क्योंकि आखिरकार उसकी दिन भर की थका देने वाली छुट्टी हुई थी। वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि चलो, आज का मुश्किल वक्त तो निकल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन गर्मियों की छुट्टियों में इतने लोग मिल्क की कैसे पी सकते हैं। ग्राहकों की इतनी भयानक भीड़ देखकर तो बेचारी का बुरा हाल हो गया था। इतनी ज्यादा भीड़ ने तो उसे रोने पर मजबूर कर दिया था भाई। अरे यार, दिन भर खड़े खड़े बेचारी की बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी। वो थककर चूर हो चुकी थी। लेकिन सी के दिमाग में बस अपने भाई का ही ख्याल था। वो सोच रही थी कि क्या उसके भाई को ये खास स्वाद वाली दूध की चाय पसंद आएगी या नहीं। जो चाय वो बड़े प्यार से चुनकर लाई थी उसे लेकर वो रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन देखो भाई, किस्मत उसे उसी डरावनी और सुनसान गली में ले आई थी। ये वही जगह थी जहां पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरों को एक एक करके पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। और तभी अचानक से कुछ बदला। उसे अपने अंदर एक ऐसी अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास होने लगा जो रूह कपकपा दे। इस डर की वजह से उसके पैर वहीं जम गए और वो चलते चलते अचानक रुक गई। जैसे ही वो घूमकर पीछे देखती है उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ऐलान कर रही थी कि आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गई।